हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की सीरीज, जिसमें कि हमारा लेक्चर है 2। अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 6 से, जो कि बात करता है हिंदू माइनर के नेचुरल गार्जियन की। ये बताता है कि हिंदू माइनर जो होगा, हिंदू अप्राप्तव्य जो होगा, उसका नैसर्गिक संरक्षक कौन है। तो हिंदू अप्राप्तव्य के नैसर्गिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियंस ऑफ ए हिंदू माइनर, सेक्शन 6। हिंदू अप्राप्तव्य के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तव्य के शरीर के बारे में, मीन्स किसके बारे में, उसकी बॉडी के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर कोई भिन्न संपत्ति हो। ठीक है, कौन सी संपत्ति होगी? ऐसी संपत्ति नहीं ऐड होगी इसमें जो कि अनडिवाइडेड है, जिसमें उसका इंटरेस्ट अभी अनडिवाइडेड है। इससे भिन्न कोई भी जो प्रॉपर्टी होगी और उसका जो बॉडी होगा, उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दिशा में, कौन किसकी बात बता रहा है? सॉरी, इसमें सबसेक्शन नहीं है, ये कद बताता है, क्लोज है, क्लोज ए। क्लोज ए बताता है कि किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में उसका पिता और उसके पिता के बाद में उसकी माता क्या होगी, उसकी नेचुरल गार्जियन होगी। कौन होगा? अप्राप्तव्य लड़के व अविवाहित लड़की की दशा में उसका पिता क्या होता है, उसका नेचुरल गार्जियन होता है, और उसके बाद में उसकी माता उसकी नेचुरल गार्जियन मानी जाती है। लेकिन इसके साथ में एक प्रोवाइजो दे देता है कि परंतु 5 वर्ष से कम उम्र के बालक की अभिरक्षा किसके पास होगी? माता के पास होगी। किसके पास बता रहा है? कस्टडी बता रहा है कि जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उसकी जो कस्टडी होगी उसके माता के पास होगी, और किसी भी लड़के का या किसी भी अविवाहिता लड़की की दशा में उसकी कस्टडी किसके पास होगी? उसके पिता के पास होगी। और तत्पश्चात जब वो पिता मर जाता है या पागल हो जाता है या क्या हो जाता है, या न्यायालय उसे विकर्षित घोषित कर देता है, या वो हिंदू नहीं रह जाता है, तो ऐसी दशा में किसके पास चली जाती है? उसकी माता के पास चली जाती है। ओके, इसके बाद बताता है कि अधर्मज लड़के मीन्स कौन से चाइल्ड? जो कि इलेक्टिमेट चाइल्ड है, जो कि माइनर है, और इलेक्टिमेट जो लड़की है जो कि अविवाहिता है, उसकी दशा में उसकी जो कस्टडी होती है अधर्मज लड़के और अधर्मज अविवाहिता लड़की की, उसकी कस्टडी किसके पास में होगी? उसकी माता के पास में होगी, और उसके पश्चात उसके पिता के पास में होगी। अब अविवाहिता लड़की बार बार दिया हुआ है कि लड़की जो होगी वो अविवाहिता की दशा में किसकी, अगर वो क्या है, धार्मिक है, धर्मज है, धर्मज पुत्री है, तो किसके पास है संरक्षकता, गार्जियनशिप? किसके पास है कस्टडी? उसके पिता के पास में है। और ऐसे ही बताया कि अगर वो अधर्मज है और अविवाहिता लड़की है तो उसकी दशा में उसके माता के पास है। अब यहाँ अविवाहिता देने का मतलब है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद में कस्टडी किसके पास मानी जाती है? उसके पति के पास मानी जाती है। ओके, और इसके क्लोज सी ने ये बता दिया कि विवाहिता लड़की की दशा में क्या, विवाहिता लड़की की दशा में किसके पास होगी? पति के पास में होगी। ओके, इसके बाद में प्रोवाइजो दे दिया कि परंतु यदि पति हिंदू नहीं रह गया है या संसार का परित्याग कर दिया है तब वो संरक्षक का अधिकार नहीं होगा, वो उसका क्या नहीं होगा? गार्जियन नहीं होगा। ओके, क्लियर है? बात होगी क्लियर कि गार्जियन कौन है, नेचुरल गार्जियन कौन है हिंदू अप्राप्तव्य का? सबसे पहले बता दिया कि हिंदू अप्राप्तव्य में जो धर्मज है ना, कोई भी लड़का है या कोई भी अविवाहिता लड़की है, उसकी दशा में उसकी गार्जियनशिप किसके पास होती है? उसके पिता के पास होती है, और उसके बाद में उसकी माता के पास में होती है। और उसके साथ ही बता रहा है कि 5 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो तो उसकी अभिरक्षा, उसकी कस्टडी किसके पास चली जाती है? उसकी माता के पास चली जाती है। फिर क्लोज बी ने बताया कि अगर अधर्मज है, पुत्र और पुत्री, तो क्या होगा? आवश्यक पुत्र और अविवाहिता पुत्री की संरक्षकता, गार्जियनशिप किसके पास होती है? किसके पास होती है? उसकी माता के पास होती है, और उसके बाद में उसके पिता के पास। और विवाहिता लड़की की दशा में उसके पति के पास उसकी
नेचुरल गार्जियनशिप होती है। ओके, क्लियर है सेक्शन 6। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 7, जो कि बात करता है नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन की बात करता है कि ऐसे पुत्र, ठीक है, जो कि दत्तक ले गए हैं, उनका नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा। तो सेक्शन 7 बताता है कि ऐसे दत्तक पुत्र जो कि अप्राप्त वय हो, क्या है, माइनर है, नैसर्गिक संरक्षकता जो होती है, नेचुरल जो गार्जियनशिप होती है, वो दत्तक ग्रहण पर दत्तक पिता को और उसके पश्चात दत्तक माता को चली जाती है। ओके, सेक्शन 7 ने क्या बताया, सेक्शन 7 ने बता दिया कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो माइनर है और क्या लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है, तो उसकी गार्जियनशिप उसके अडॉप्टेड फादर के पास होती है और उसके बाद में उसकी माता के पास होती है। ओके, सेक्शन 7 क्लियर। इसके बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 बात करता है पावर ऑफ नेचुरल गार्जियंस, कि जो क्या है, नैसर्गिक संरक्षक हैं, उनके पास कौन सी शक्तियां होंगी। ओके, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संरक्षक को वे सब कार्य करने की शक्ति प्राप्त होंगी जो आवश्यक के मीन्स माइनर के शरीर और संपत्ति के लाभ हेतु और संरक्षण हेतु आवश्यक और युक्तियुक्त हो। ठीक है, कौन सी, मीन्स जो नेचुरल गार्जियन है उसे वो सारी शक्तियां होंगी, कंप्लीटली सारी शक्तियां होंगी जो कि उसे रीजनेबल लगती हैं। ठीक है, जो उसे रीजनेबल लगती हैं, उसे युक्तियुक्त लगती हैं, उसे आवश्यक लगती हैं कि ये उसकी शरीर की या उसकी संपत्ति के लाभ के लिए या उसके संरक्षण के लिए जरूरी हैं। ओके, वो सारी शक्तियां कहाँ दे दी गई हैं, सबसेक्शन 1 में सेक्शन 8 के नेचुरल किसे दी गई है, नेचुरल गार्जियन को दी गई हैं। फिर सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 8 का कि परंतु नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की अनुमति के बिना जो माइनर है उसकी संपत्ति का कोई भी विक्रय नहीं कर सकता, ना तो उसे सेल कर सकता है, ना उसे मॉर्गेज पर दे सकता है, बंधक बना सकता है, ना उसका विनिमय कर सकता है, ना दान कर सकता है, ना ही कोई अन्य अंतरण कर सकता है। ओके, सबसेक्शन 2 क्या कह देता है, सबसेक्शन 2 मना कर देता है साफ साफ कि तुम भाई बेशक नेचुरल गार्जियन हो लेकिन विदाउट कंसेंट के, किसकी, बिना अनुमति के, विदाउट परमिशन लिए न्यायालय की, तुम माइनर की किसी भी प्रॉपर्टी को ना तो तुम बेच सकते हो, ना तुम बंधक बना सकते हो, ना तुम दान में दे सकते हो, ना ही तुम उसे एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, वो कहता है कि तुम पट्टे पर दे सकते हो, लेकिन फिर कहता है कि अगर उस तुमने पट्टे पर दे दिया है, ठीक है, पट्टे पर कितने साल के लिए दे सकते हो, 5 साल तक के लिए पट्टे पर दे सकते हो, लेकिन अगर ऐसी अवधि जहां पर क्या है, जो माइनर हो वो मेजोरिटी वाली एज में प्रवेश करने वाला है, तो उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ना ऐसी संपत्ति के किसी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को अप्राप्तव्यता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। है ना, कि जब वो माइनर से मेजोरिटी वाली एज में आने वाला है तो तब कितने साल के लिए पट्टे पर दे सकता है, 1 साल तक के लिए, और इससे पहले सिर्फ 5 साल तक के लिए पट्टे पर दे सकता है। ओके, ये बात कर रहा है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी ने बता दिया। इसके बाद देखते हैं सबसेक्शन 8 का क्लोज 3 क्या कहता है कि धारा 8 सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में किया गया कोई भी अंतरण माइनर के द्वारा शून्य करनीय होगा। क्या हो सकता है कि वो क्या कर सकता है, वॉइडेबल घोषित कर सकता है। उसके क्या है, उसके पास क्या है, राइट है, ऑप्शन है कि चाहे तो उसे जो अगर उसने कोई क्या किया है, अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कोई स्थावर संपत्ति का कोई वर्णन किया है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके पास में एक राइट मिल जाएगा कि उसके पास ऑप्शन है कि या तो उसे वो वैलिड करार करा दे या वह उसे वॉइडेबल करार करा दे। ओके, उसके क्या होगा, उसके पास में उसे अंतरण को माइनर के द्वारा वॉइडेबल करार करने का उसके पास में राइट है, किसके पास में, माइनर के पास में। ओके, ठीक है, क्या कह रहा है कि नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा 1 या उपधारा 2 के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी बयान अप्राप्त व्यय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करने होगा। ओके,
फिर देखते हैं सबसेक्शन 8 का 4 क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा नहीं देगा, सिवाय उस दशा में जबकि आवश्यक हो या अप्राप्त व्यक्ति की सुव्यक्त भलाई के लिए हो। कह रहा है कि अगर वो सबसेक्शन 2 में कोई काम करने वाला है, सेक्शन 8 के क्या करने वाला है, कि उसे पट्टे पर दे रहा है, उसे बेच रहा है, उसे दान में दे रहा है, या फिर उसे बंधक बना रहा है ना। तो अगर ऐसा कोई भी काम वो करना चाहता है तो इससे पहले क्या देख लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, ये देखा जाएगा कि क्या ये जो काम किया जा रहा है वो अप्राप्त व्यय के माइनर व्यक्ति के भलाई के लिए किया जा रहा है या नहीं। ओके, और भलाई को देखने के बाद में उसे क्या देगा, परमिशन देगा कोर्ट। सबसेक्शन हो गया ये सबसेक्शन 4। उसके बाद में है सबसेक्शन 5 जो कहता है उपधारा 2 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को और उसके बारे में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 है, ऐसे ही लागू होंगे मानो वह आवेदन उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन हो। ओके, ये बात कर देता है। अब क्लियर हो गया है कि सबसेक्शन कौन कौन सा 1 2 3 4 5 इंपोर्टेंट सबसेक्शन है सेक्शन 8 के, जो क्लियर हो गए हैं, जो कि बात करते हैं नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले क्या बता दिया था कि उसे ऐसे सारे काम जो कि इसकी बॉडी के लिए और इसकी प्रॉपर्टी के लिए क्या हो, फायदे के लिए हो, आवश्यक हो, तो वो सारे काम करने के लिए नेचुरल गार्जियन को क्या मिला होगा, राइट मिला होगा, शक्ति मिली होगी। फिर कह रहा है नैसर्गिक संरक्षक विदाउट न्यायालय की अनुमति के क्या नहीं कर सकता, किसी भी संपत्ति को ना तो दान दे सकता है, ना बंधक बना सकता है, और ना ही विनिमय कर सकता है। सबसेक्शन 3 ने कहा कि अगर सबसेक्शन 1 और 2 में कोई काम किया गया है तो आवश्यक या किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर सुनने करने होगा जिसे उसमें हित मिलने वाला हो। फिर सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिए अनुमति तभी देगा जबकि उसे ऐसा लगे कि वो कार्य माइनर की भलाई के लिए किया जा रहा हो। ओके, इसके बाद देखते हैं सेक्शन 9 जो कि बात करता है कि जो वसीयती संरक्षक हैं उनकी शक्तियां कौन सी होंगी। ठीक है, वसीयती संरक्षक और इसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है सेक्शन 9। सबसे पहले कहता है कि नैसर्गिक संरक्षक पिता अपनी धर्मज माइनर संतान की संपत्ति एवं शरीर का बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, क्या बात बता रहा है ये सेक्शन 9। सबसे पहले तो हमें यही बता रहा है ना कि वसीयती संरक्षक कौन होंगे और उनकी शक्तियां क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वसीयती संरक्षक कौन है। तो वसीयती संरक्षक कौन होगा, कोई भी नेचुरल गार्जियन कौन है, सबसे पहले पिता है और उसके बाद उसकी माता है। तो कोई भी नेचुरल गार्जियन पिता अपनी धर्मज संतान, क्योंकि लेजिटिमेट चाइल्ड का ही तो नेचुरल गार्जियन पिता होता है ना। तो कहता है कि अपनी धर्मज संतान की संपत्ति का और उसकी बॉडी का बिल के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखना है, बिल के द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। और वो संरक्षक क्या कहलाया जाएगा, जो बिल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा वसीयती संरक्षक कहलाएगा। फिर सबसेक्शन फिर कहता है कि जहां माता जीवित है, लेकिन अगर उसकी माता भी जीवित है तो उसकी भी तो कंसेंट लेंगे ना, है ना। अगर हम अडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को तो उसकी माता की भी कंसेंट लेनी जरूरी होती है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर वो बिल के द्वारा किसी को क्या कर रहा है, किसी का वसीयती संरक्षक अप्राप्त व्यय का वसीयती संरक्षक नियुक्त कर रहा है, तो जहां माता जीवित है वहां पिता द्वारा की गई विल पिता की मृत्यु पर प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, क्या कह दिया इसने कह दिया कि हाँ तुमने भाई जब तक तुम जीवित थे तुमने कर दिया, वसीयती संरक्षक नियुक्त कर दिया, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हुई, अब कौन हुई संरक्षक, नेचुरल गार्जियन कौन हुई, बताया था कि पिता के बाद कौन होता है, माता होती है ना। तो ये कह रहा है कि अगर पिता द्वारा की गई विल पिता की मृत्यु पर प्रभावी नहीं होगी, परंतु यदि माता भी मर जाती है तब विल द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक प्रभावी हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर पिता ने कोई विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर दिया है और पिता मर जाता है तो इसके बाद में संरक्षक कौन नियुक्त करेगी, माता करेगी। लेकिन अगर माता भी मर जाती है तो पिता द्वारा किया गया नियुक्त वसीयती संरक्षक क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 कहता है कि नैसर्गिक माता धर्मज का संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। जो नैसर्गिक माता होगी वो क्या कर सकती है, माइनर का संरक्षक नियुक्त कर सकती है बिल के द्वारा
जब वह सक्षम हो और पिता निर्हरित हो गया हो या फिर वह विधवा हो गई हो, है ना। ये कह रहा है, ये राइट दे रहा है कि माता को भी क्या है, राइट है वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का। लेकिन कब नियुक्त करने का संरक्षक है, या तो उसका पति मर गया हो या उसका पति निर्हरित हो गया हो। मीन्स क्या हो गया हो, वो अब कैपेबल ना रहा हो, या तो वो हिंदू ना रह गया हो, या वो विकर्षित हो गया हो, या उसने संन्यास ले लिया हो। ओके, अगर ऐसा हो गया है तो वो क्या कर लेगी, अपने क्या कर लेगी, अपने माइनर बच्चे का क्या कर सकती है, बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकती है। फिर कहता है कि माता अपनी अधर्मज संतान का बिल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। अब इसमें पहले तो इसने बताया कि अगर पति मर गया है या पति लायक नहीं रहा है, ठीक है, तब कर सकती है माता अपने बच्चे का वसीयती संरक्षक नियुक्त। और इसके बाद में बता रहा है कि ऐसी कोई माता भी जो किसकी माता है, अधर्मज संतान की माता है, उनका क्या कर सकती है, बिल के द्वारा क्या कर सकती है, संरक्षक नियुक्त कर सकती है, वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है बिल के द्वारा कोई भी माता। फिर बात करता है कि वसीयती संरक्षक की शक्तियां क्या होंगी, वसीयती संरक्षक की शक्तियां वह माइनर के संरक्षक के रूप में काम करेगा, है ना। क्या है वसीयती संरक्षक की शक्तियां, क्या है, वसीयती संरक्षक की शक्तियां वही सब होंगी कि वो जो माइनर है, जो अप्राप्त में है, उसके गार्जियन के रूप में कार्य करेगा, उसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही सेक्शन 9 का सबसेक्शन 6 बताता है कि बिल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार जहां की अप्राप्त वह लड़की है उसके विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर किसी लड़की का तुमने क्या कर दिया है, वसीयती संरक्षक नियुक्त कर दिया है, तो उसकी शादी होने के बाद में वो वसीयती संरक्षक की जो शक्तियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे बिल द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक क्या होगा, उसके अधिकार, राइट और सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। ओके, क्लियर है। और कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, माइनर के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, और उसे वे समस्त कार्य करने की शक्ति प्राप्त होंगी जो कि किसको होती हैं, गार्जियन को होती हैं, तथा वही सारे निर्बंधन भी मान्य होंगे जो कि नेचुरल गार्जियन के ऊपर थे। सेक्शन 8 में जो बताया था कि वो ना तो प्रॉपर्टी को दान कर सकता है, ना विनिमय कर सकता है, ना ही बंधक बना सकता है। अगर बनाएगा तो किससे परमिशन लेगा, कोर्ट से परमिशन लेगा। ओके, क्लियर है। हमारा सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 9 तक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सेक्शन 3 बचे हैं, सॉरी 4 बचे हैं, सेक्शन 10, 11, 12 और 13, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।